हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सोगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम्फाइसेमा के बारे में। सबसे पहली बात तो एम्फाइसेमा एक तरह की ऐसी बीमारी है जो कि लंग्स की बीमारी है, हमारे फेफड़ों की बीमारी है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। मतलब कि वो पेशेंट ठीक से अपनी सांस नहीं ले पाता, पेशेंट की सांस फूलने लगती है। एम्फाइसेमा के अंदर उस पेशेंट के फेफड़ों में जो एयर सैक्स और या फिर अल्वियोला होते हैं उनके अंदर डैमेज हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं और वो रेप्चर हो जाते हैं, जिसके वजह से उसके अंदर जो एयर होती है वो पूरे लंग में एक तरह से फैल जाती है और वो अल्वियोला उस एयर को अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाता। जिसके वजह से होता ये है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के लिए जो लंग्स का एरिया होता है या फिर सरफेस एरिया होता है अल्वियोलाई के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और उस पेशेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएट के लक्षण देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एम्फाइसेमा के कारणों या फिर कॉजेज़ के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक जो हवा में होने वाले इरिटेंट्स होते हैं उनके ज़्यादा संपर्क में आता है काफ़ी लंबे समय तक, तो फिर उस पेशेंट में इस तरह से एम्फाइसेमा ए लंग की बीमारी या फिर फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। इसके अंदर अगर हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की बात करें तो टोबैको स्मोक होना या फिर marijuana का स्मोक होना, एयर पोल्यूशन होना, केमिकल की डस्ट या फिर फ्यूम्स होना। इसी के साथ साथ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम का एक इनहेरिटेड प्रोटीन होता है, उसके डिफिशिएंसी के वजह से भी उस पेशेंट में एम्फाइसेमा की बीमारी हो सकती है। अगर हम एम्फाइसेमा के लक्षणों के बारे में बात करें तो एम्फाइसेमा में के लक्षण दिखाई देते हैं मोस्टली। वो होता है कि शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ जो कि ग्रेजुअली बढ़ते जाती है। मतलब जब एम्फाइसेमा की बीमारी किसी भी पेशेंट में शुरू होती है तो शुरुआत में उस पेशेंट में सांस फूलती है, लेकिन उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बीतते जाते हैं, वैसे वैसे उस पेशेंट में सांस फूलने की तकलीफ़ धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। तो एक प्रमुख सिम्टम है जो कि एम्फाइसेमा के पेशेंट में हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एम्फाइसेमा के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है स्मोकिंग की वजह से उस पेशेंट में एम्फाइसेमा हो सकता है। उसके बाद होता है एज। अगर किसी पेशेंट का एज 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो उस पेशेंट में भी एम्फाइसेमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद उस पेशेंट में अगर केमिकल फ्यूम्स का इनहेलेशन हुआ है, इसके बाद अगर किसी डस्ट के संपर्क में वो पेशेंट बार बार आता रहा है तो फिर उस पेशेंट में भी एम्फाइसेमा की बीमारी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे एम्फाइसेमा की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो लंग डैमेज या फिर लंग कोलैप्स हो सकता है। लंग कोलैप्स के बाद उस पेशेंट में हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर दिल की बीमारियां भी हो सकती है। किसी पेशेंट के फेफड़ों के अंदर बहुत बड़े होल जैसे बन जाते हैं जो कि एक्चुअली अल्वियोलाई के रप्चर होने की वजह से बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एम्फाइसेमा के डायग्नोसिस के बारे में। तो एम्फाइसेमा को डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट में चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं या फिर सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम उस पेशेंट में एबीजी या फिर आर्टेरियल ब्लड गैस इसको भी चेक कर सकते हैं। पेशेंट की स्पायरोमेट्री की टेस्ट भी की जा सकती है। और फाइनली अब हम बात करेंगे एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट के बारे में। तो एम्फाइसेमा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो लक्षण या फिर सिम्टम्स आते हैं उनको हम मेडिसिन की सहायता से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले मेडिकेशंस की बात करें तो इस तरह के पेशेंट में हम ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, इसके साथ साथ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स दे सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। जैसे कि हम फोराकॉट इनहेलर इस्तेमाल करते हैं पेशेंट में, या फिर डेरिफाइलिन का इंजेक्शन आता है, डेरिफाइलिन रिटार्ड के टैबलेट्स भी आते हैं। तो इस तरह के मेडिकेशंस उस पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए इनिशियली दिए जा सकते हैं। इसके अंदर कुछ थेरेपीज़ भी है जो कि दी जा सकती है। इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले होती है न्यूट्रिशन थेरेपी। पेशेंट को अच्छी तरह से अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कराना। तो ये कुछ थेरेपीज़ है जो भी इस तरह के पेशेंट में की जा सकती है। और इन थेरेपीज़ और मेडिकेशंस के अलावा भी उस पेशेंट में या फिर इस तरह के किसी पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर हम सर्जरी या फिर ऑपरेशन की बात करें तो इस तरह के पेशेंट में मोस्टली 2 तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम उस पेशेंट में लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी कर सकते हैं, और अगर किसी पेशेंट में लंग डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो चुका है तो फिर उस पेशेंट में पूरी तरह से लंग ट्रांसप्लांट की सर्जरी भी की जाती है। सो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द एम्फाइसेमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।